Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 7th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 1's पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़. एंड ये हमारी इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा पैरामीटर रिफ्लेक्ट कर रहा है. इट इज़ अबाउट इंडियाज़ डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट. इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये डिक्लाइन कर रही है. एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा दैट हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019 to 2021. जो लेटेस्ट डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलीज़ हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो TFR है, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है. हम समझेंगे कि TFR क्या है, लेकिन फ़िलहाल सिंपल शब्दों में समझें दैट ऑन एन एवरेज number of children that per women can have, this is called as total fertility rate. On an average, इंडिया में women कितना number of children reproduce कर रहे हैं, उसे कहा जाता है total fertility rate. तो presently इंडिया का जो total fertility rate है वो decline कर रहा है. We will understand more about it. हम total fertility rate का relation replacement level fertility के साथ क्या है उसे समझेंगे. रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है उसे जानेंगे. देन विल सी द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट. TFR के डिक्लाइन का रीजंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर सम अदर वरिंग ट्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर इशू, एंड देन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. तो आज का हमारा पहला टॉपिक इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. इट्स गोइंग टू बी अबाउट द डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें, TFR की बात करें, तो इन सिंपल टर्म्स इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न और विच आर लाइकली टू बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम. अगर हम उनको सब्जेक्ट करें कि वो एक प्रिवेलिंग रेट ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी में है एंड कितना टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जन्म हुआ है ऑन एन एवरेज, या फिर दे आर लाइकली टू बी बॉर्न, दिस इज कॉल्ड एज टोटल फर्टिलिटी रेट. यहाँ पे एक और टर्म आती है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज इफ द TFR इज अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन. अगर एक वीमेन 2.1 चिल्ड्रन का जो TFR आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या, कि उतना चिल्ड्रन जन्म हो, उतना चाइल्ड बर्थ हो जो कि एक जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी हो. इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. तो अगर हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आती है, दिस इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. तो मतलब जो करंट जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसको रिप्लेस कर देगी, पॉपुलेशन इज़ इनफ. लेकिन अगर हमारा जो TFR है ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल से कम है, इफ़ इट इज़ लोअर देन 2.1, इसका मतलब ये है कि जो करंट जनरेशन है इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रन दैट कुड रिप्लेस इटसेल्फ, एंड इससे अल्टीमेटली आउटराइट एकदम से पॉपुलेशन रिडक्शन हो सकती है. अब ये समझने के बाद अब हमें जानना होगा इंडिया का TFR और जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं. ना ड्यू टू सम डिकेड्स सस्टेन्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं. इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की वजह से TFR डिक्रीज हो गया है. 2015 एंड 16 में TFR 2.2 था, जो कि अब डिक्रीज़ होकर 2.0 हो चुका है एट द ऑल इंडिया लेवल. इसका मतलब हमारा फ़िलहाल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से लो हो चुकी है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से लो हो चुकी है. इसका मतलब जनरेशन इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रन टू रिप्लेस इटसेल्फ. एंड अगर हम यहाँ पे
अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में TFR और भी कम है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में TFR 1.6% पे रह चुका है, वेयर रूरल एरियाज़ में ये 2.1% पे है। एंड अगर हम कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ व्यू से देखें तो 1950s में हमारा जो TFR था दैट वाज एज हाई एज अराउंड 6 और मोर रैदर, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। तो फिलहाल TFR में डिक्रीज़ हो चुका है। पहले इतना क्यों था? क्योंकि पहले मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो नंबर ऑफ बर्थ भी ज़्यादा थे और नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ भी ज़्यादा थे, तो इसीलिए TFR ज़्यादा था। लेकिन अब मैटरनल और हमारे जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इनकी वजह से हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी है, सर्वाइवल रेट बढ़ चुका है, एंड देयरफॉर जो TFR है वो भी रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा अगर हम और रीज़न्स को जानें कि TFR को डिक्लाइन होने में और क्या रीज़न्स, तो सबसे बड़ा रीज़न आता है यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट। द लेटेस्ट डाटा इट इज़ शोइंग दैट जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं रिलेटेड टू फर्टिलिटी, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, एज ऑफ मैरिज हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, इन सब वजहों से भी जो TFR है वो डिक्रीज़ हुआ है। एंड जो करंट मॉडर्न टाइम्स हैं इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उसका यूज़ बढ़ चुका है। एंड रैदर अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है फ्रॉम 54% टू 67%। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज रिवर्सिबल स्पेसिंग। सो देर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू रिवर्सिबल स्पेसिंग, गैप बिटवीन चिल्ड्रन मेथड। एंड इससे क्या होता है कि जो वेज कंपोजिशन सिस्टम है इट अंडरगो स्टेरिलाइजेशन, एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स ऑल्सो वर्कड वेल ओवर द ईयर्स। एंड जो गवर्नमेंट एफर्ट्स रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स अभी तक तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे ही काम कर रहे थे। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एंड इसके इनकरेजिंग रिजल्ट्स की वजह से नाउ वी आर सीइंग दैट देयर इज सस्टेन्ड एंड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ने डाले हैं। नाउ अब इस पूरे इशू की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। TFR डिक्लाइन हो रहा है, 2.0 हो चुका है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो TFR का 2 होना ये एक डेफिनेटिव इंडिकेटर है विच शोज द स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शो कर रही है। बट अ TFR ऑफ अराउंड 2.1 इज समथिंग दैट वी वांट, क्योंकि 2.1 इज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अगर हम 2 पे पहुंच चुके हैं इसका मतलब इंडिया का जो गोल था टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वो यहाँ पे अचीव हो गया है। इट मीन्स कि अब इंडिया को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बिकॉज ऑब्वियसली वेरी लार्ज पॉपुलेशन इज़ अ चैलेंज टू आवर डेवलपमेंट। यहाँ पे एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर सकते हैं। जो यंगर प्रोफाइल है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 decades, it will provide an opportunity for the accelerated economic growth in India. But in order to leverage this opportunity for the accelerated development, India should invest in public health and education with skills. And एक और चीज़ यहाँ पे important है which is the peak of population. तो TFR का 2.0 होने से हमारी जो पीक पॉपुलेशन की जो आनी है वो डिले हो चुकी है, लेकिन we are still possibly going to become the most populous country in the world, and it is expected कि around 2024 and 28 के बीच में हम most populous country of the world बन जाएंगे, but it will now be delayed. Then after this we have some worrying trends here as well. एक तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। सर्वे रिवील्स दैट कि जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो उसका जो अपटेक है वो काफ़ी बढ़ चुका है। 2015-16 में 36% था, लेकिन अब 38% तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल स्टेरिलाइजेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग का जो ओनस है इट इज़ नाउ विद द विमेन, क्योंकि जो मेन हैं दे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक ओवर हेयर अबाउट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो।
इंडिया को जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है इसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस देना होगा, and the discrimination towards the girls so that people don't have high number of children in the hope of having a boy. Then there is also concern about the lower TFR, because now the TFR is lower than 2.1% children per 2.1 children per women. तो इससे इंडिकेशन तो यही है that generation is not producing enough children to replace itself. तो इवेंचुअली बहुत ही outright reduction हो सकता है population में. So TFR lower than 2, as it is in the case of urban areas, it has their own set of problems. For example, जो declining population होगी, इससे हमारे पास जो old age people की population है वो increase होंगी, जो कि चाइना में हम देख रहे हैं. So ultimately, we need a behavior change communication strategy. Government must adopt a targeted social and behavior change communication strategy to ensure that men are also taking responsibility for family planning. Environmental protection की अगर हम बात करें, so population stabilization does not mean that India can divert its focus from environmental protection. वो अपनी तरफ बना रहेगा. Now यहाँ पे अगर हम government initiatives की बात करें, तो first of all 2019 जब Independence Day speech थी उस दौरान Prime Minister ने भी अपील की थी, and Prime Minister appealed to the country that population control was a form of patriotism. Then there is Mission Parivar Vikas. Government ने Mission Parivar Vikas 2017 में launch किया था. This was for increasing the access of contraceptives and family planning services in 146 high fertility districts. वो areas जहाँ पे TFR 3 और above था, especially in 7 high focus state, वहाँ पे मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था. देन वी ऑल्सो हैव नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम. इसे 2005 में लॉन्च किया गया था. एंड दिस अंडर दिस स्कीम द क्लाइंट्स आर इंश्योर्ड दैट इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ, कॉम्प्लिकेशन एंड फेलियर फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन. इसके अलावा कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्टर्स भी आया था. इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था. एंड अंडर दिस स्कीम कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी फॉर द लॉस ऑफ वेजेस टू द बेनिफिशरीज एंड ऑल्सो टू द सर्विस प्रोवाइडर्स और टीम फॉर कंडक्टिंग स्टेरिलाइजेशंस फॉर द ईयर 2014. तो गवर्नमेंट ने भी इससे रिलेटेड जो मेजर्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, वो लिए हैं. तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, सो राइट नाउ देयर आर ओनली 5 स्टेट्स, बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड एंड मणिपुर. ये 5 स्टेट्स ही ऐसी हैं जहाँ पे जो TFR है दैट इज़ अबव द रिप्लेसमेंट लेवल. जो हमारी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है 2.1, यही वो 5 स्टेट्स हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी से ज़्यादा है. इसके अलावा जो और कुछ की हाईलाइट्स रहे हैं सर्वे के, तो पहली चीज़ तो ये कि जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं इंडिया में, 79 से 89% पहुँच चुके हैं. एंड अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो 87% बर्थ्स आर नाउ डिलीवर्ड इन दी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. एंड सेम इज़ द केस इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में 94% बर्थ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के तौर पे हो रहे हैं. इसके अलावा मोर देन 3/4 और 77% ऑफ द चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 to 23 months दे आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड. एंड इसे भी अगर हम कंपेयर करें तो इससे पहले 2015-16 के लेवल पे ये जो वैल्यू थी ये कुछ 62% पे थी, लेकिन अब ये इंक्रीज़ होकर 77% पे पहुंच चुकी है. स्टंटिंग की अगर हम बात करें अंडर द चिल्ड्रन ऑफ 5 years ऑफ एज, ये भी मार्जिनली डिक्रीज़ हुई है. 2015-16 में 38% थी और अब 21 में ये 36% पे पहुंच चुकी है. स्टंटिंग इज़ हायर इन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में 37% स्टंटिंग के केसेस मिलते हैं और अर्बन एरियाज़ में 30% के केसेस मिलते हैं. ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डाटाज़ हैं जो आप याद रखेंगे बिकॉज़ ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा इस सर्वे में जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स में, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है. To the extent to which a married women usually participate, it is in the 3 household decisions: healthcare for herself, making major household purchases, and visit to her family or relatives. ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि एक वुमेन की पार्टिसिपेशन या फिर डिसीजन मेकिंग को शो करते हैं इंडिया में. तो दिस इज़ हाई. लद्दाख में 80% to 99% इन नागालैंड एंड मिज़ोरम.
रूरल एरियाज़ में कुछ 77% डिसीजन मेकिंग वेमेन के हाथ में है इन दीज 3 पैरामीटर्स, एंड इन अर्बन एरियाज़ 81। एंड ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही मार्जिनल है। एंड ऑल्सो जो वेमेन की जो प्रेवलेंस बढ़ी इन हैविंग अ बैंक और सेविंग अकाउंट, ये भी पिछले 4 सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। ये अब 53% से इंक्रीज़ होकर 79% पे पहुंच चुकी है। एक और फैक्टर जो आप याद रखेंगे कि इंडिया में ओवरवेट या ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ चुकी है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज़। नेशनल लेवल पे ओबेसिटी का जो परसेंटेज है ये 21% से इंक्रीज़ होकर 24% हो चुका है इफ़ यू टॉक अबाउट वेमेन, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मेन तो ये 19% से इंक्रीज़ होकर 23% हो चुका है। मोर देन अ थर्ड ऑफ वेमेन इन केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, they are overweight or obese. So this was all about this particular news article based on the National Family Health Survey. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ रिगार्डिंग द अवेयरनेस इन स्पेस। सो दिस न्यूज़ आर्टिकल इज रिगार्डिंग ISRO's mission to Venus. So after sending the missions to Moon and the Mars, now ISRO is readying a space aircraft to orbit Venus. And जो aim रहने वाला है this mission का, that is to study what lies below the surface of the solar system's hottest planet. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है ना। ये बोलते ही दिमाग में मरकरी आता है, लेकिन याद रखिएगा मरकरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो इसरो का जो मिशन जाने वाला है वीनस पे, तो सबसे पहले तो कि अंडर द सरफेस वीनस के क्या है इसे स्टडी किया जाएगा। ऑल्सो वीनस पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स मिलते हैं। वीनस इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, दे आर एनवेलपिंग इट। सो द मिशन विल ऑल्सो ट्राई टू अनरेवल द मिस्ट्री अंडर दीज सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स विच आर एनवेलपिंग वीनस। एंड इसे लेकर इसरो का प्लान है कि इस मिशन को तकरीबन दिसंबर 2024 तक लॉन्च किया जाए। सो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट वीनस एंड और कौन कौन से मिशंस जा चुके हैं वीनस पे, या फिर करंटली किन किन मिशंस की डेवलपमेंट हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो वीनस की अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन and it is the hottest planet in solar system. Venus का जो surface temperature है that is of 500 degrees Celsius. We are talking about surface temperature over here, which is high enough to melt lead. यहाँ से lead भी easily melt हो सकती है। Venus की अगर हम atmosphere की बात करें it is very thick and इससे जो surface के ऊपर pressure लगता है that is up to 90 bars. Now अगर हम Venus की rotation की बात करें तो इसे समझने के लिए पहले अर्थ की बात करते हैं। अर्थ अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है? तो अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट। वीनस टेक्स 243.0226 डेज। मतलब अगर हम अर्थ डेज के हिसाब से देखकर चलें, अर्थ के दिनों के हिसाब से देखें, तो वीनस को 360 डिग्री रोटेट करने में 243.0226 डेज लगते हैं। इसका मतलब वीनस का एक दिन 1 साल जितना लंबा है। इट्स लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। एंड अगर हम देखें ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम वीनस की रेवोल्यूशन की बात करें तो वीनस की जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो 225 डेज में कंप्लीट हो जाती है। 225 डेज में वीनस सन के अराउंड घूम जाता है, लेकिन वहाँ पे रोटेशन 243 पॉइंट समथिंग डेज तक होती है। तो मतलब डेज आर लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस। याद रखिएगा इसे। वीनस का जो प्लानिटरी कोर है इसका डायमीटर कुछ 4360 माइल्स है। इट इज़ कंपेरेबल टू द अर्थ कोर एंड Venus is just one of the 2 planets that can rotate from east to west. याद रखिएगा, सिर्फ Venus और Uranus ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी सभी planets इंक्लूडिंग अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन इट इज़ ओनली Venus विच रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू Venus। अगर हम यहाँ पे
मिशंस की बात करें, हिस्टोरिक मिशंस अगर हम देखें तो मैगेलन नासा का मिशन था, वीनस को स्टडी करने के लिए 1994 में एंड हो गया था। देन देयर वाज अ वीनस एक्सप्रेस, ये यूरोपियन मिशन था, जिसमें मेनली फोकस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक साइंस। सिमिलरली जापानीज़ स्पेसक्राफ्ट था अकात्सुकी, ये भी एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर ही बेस्ड था। इसके अलावा भी नासा के 2 मिशंस हैं टू स्टडी वीनस। वन इज़ दा विंसी इज़ डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। इसमें प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसे मेजर किया जाएगा टू बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ इट फॉर्म्ड एंड इवॉल्व्ड and to determine whether Venus ever had an ocean or not. And in return इसकी जो फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं जैसे कि कंपेयर किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ये इमेजेस रिसीव की गई हैं। देन देयर इज़ वेरिटास, वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें प्लैनेट की सरफेस के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि प्लैनेट की जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसे समझा जा सके एंड टू इन्वेस्टिगेट हाउ इट डेवलप्ड सो डिफरेंटली देन अर्थ। एंड यहाँ पे रडार फॉर्म को यूज़ किया जाता है टू चार्ट द सर्फेस एलिवेशंस एंड डिस्कवर वेदर द वॉल्केनोज और अर्थक्वेक दे आर स्टिल हैपनिंग और वीनस और नॉट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ रिगार्डिंग द चाइनीज़ इंकर्शंस इन ताइवान। सो चाइना हैज़ सेंट द 18 वॉर प्लेन्स इंक्लूडिंग फाइटर्स एंड बॉम्बर्स इनटू द ताइवान्स एयर डिफेंस जोन एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वन डे इंकर्शन दिस ईयर ओनली। तो यहाँ से हम चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बैकग्राउंड को समझेंगे एंड विल अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा इशू क्या है। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चाइना कहाँ है और ताइवान कहाँ है। सो याद रखिएगा, ताइवान इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड नेशन क्लोज टू चाइना। एज यू कैन सी, दिस इज़ चाइना एंड दिस इज़ ताइवान एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ पासिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। चाइना और ताइवान के बीच में आपको ताइवान स्ट्रेट मिलेगी जो कि दोनों को सेपरेट कर रही है ना। चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो चाइना और ताइवान जब सिविल वॉर 1949 का चल रहा था उस दौरान ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। 1949 में चाइना और ताइवान अलग अलग हुए, बट चाइना कंसिडर ताइवान एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड चाइना बिलीव्स दैट दे विल टेक कंट्रोल ऑफ ताइवान इवन इफ नेसेसरी बाय यूजिंग फोर्स। बट ताइवान के लीडर्स का ये कहना है दैट ताइवान इज़ अ सॉवरेन स्टेट। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से एक हॉस्टाइल इंटेंशंस थी, एक एंग्री हिस्ट्री थी। लेकिन 1980s में चाइना और ताइवान के जो रिलेशंस हैं ये इम्प्रूव होने शुरू हुए एंड चाइना ने एक फॉर्मूला रखा, 1 country 2 systems, जिसके अंदर चाइना को एक ऑटोनॉमी दी जाएगी अगर ताइवान को एक ऑटोनॉमी दी जाएगी अगर ताइवान चाइना का जो रीयूनिफिकेशन का ऑफर है अगर वो मान लेते हैं। तभी बोल रहे हैं 1 country 2 system कि ताइवान तुमको हम ऑटोनॉमी देंगे अगर आप चाइना से रीयूनिफाई कर लें। बट ताइवान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा रूल्स को रिलैक्स किया, इन्वेस्टमेंट को रिलैक्स किया। देयर वर सम लिमिटेड टॉक्स बिटवीन 2 sides of unofficial representatives. Though China always insisted that the Taiwan's Republic of China government is illegitimate and prevented government to government contact. चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो हांगकांग में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 2020 में, दिस वाज सीन बाय मेनी एज अनदर साइन दैट बीजिंग वाज और चाइना वाज सिग्निफिकेंटली मोर एग्रेसिव इन दैट रीजन। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.